आज हमने टॉपिक लिया है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। चैप्टर 4 ये क्लास 10 सिविक्स महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो मूवमेंट क्या होता है कि जब भी लोग कलेक्टिवली एक्ट करते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इशू तो हम उसको मूवमेंट कह सकते हैं। तो जब भी लोग एक साथ आते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इशू, जैसे पोल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, और जिसका कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है और या फोकस प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मूवमेंट कह सकते हैं। व्हेन पीपल कम टुगेदर फॉर पर्टिकुलर इशू और सोशल ऑब्जेक्टिव या फोकस प्रॉब्लम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मूवमेंट कह सकते हैं। कोई भी मूवमेंट अगर चलाना है तो आपको क्या है, लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। यानी कि लीडरशिप आपके पास जो हो एक्टिव होनी चाहिए, जो मूवमेंट को एक्टिव भी रख सके एंड जो उसको इफेक्टिव भी मूवमेंट को रख सके। इसके लिए यू नीड अ प्रॉपर लीडरशिप। तो जो मूवमेंट जो है, तो मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन भी चला सकती है। जैसे विदाउट ऑर्गेनाइज़ेशन इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इश्यू। जैसे फार्मर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, तो फार्मर ऑर्गेनाइज़ेशन फार्मर के इश्यूज़ के बारे में देखती है। तो अगर आप अगर मूवमेंट जो भी मूवमेंट है, अगर उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, या लोगों को एक्चुअली क्या है कि उनका उनके उस इश्यू के साथ कनेक्टेड फील होना चाहिए, देन ओनली पीपल विल सपोर्ट द इश्यू। अगर मान लीजिए पीपल डिस्कनेक्टेड हो गए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ, तो पीपल विल नॉट सपोर्ट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है कि इट इट हेल्प द शेप द पब्लिक ओपिनियन। यानी कि जो भी आपका मूवमेंट है, तो वो पब्लिक ओपिनियन को अच्छे से बनाने के लिए मदद करता है। तो मूवमेंट क्या है? तो बहुत सारी मूवमेंट हो गई है इंडिया में। तो इंडिया में चाइल्ड मैरेजेस, डाउरी, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इक्वालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, फीमेल फोर्टिसाइड, नॉट इन माय नेम, राइट टू वोट, मिनिमम वेजेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्वदेशी, सन ऑफ द सॉइल। ये अलग-अलग जो मूवमेंट है, वो इंडिया में अभी तक हुए हैं। तो जो सब मूवमेंट है, तो सब मूवमेंट जो है, तो जिन्होंने स्टार्टअप किया था, आगे जाके बहुत सारी मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में कन्वर्ट हो गई या ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। तो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? देखिए, मूवमेंट हमें इसलिए ज़रूरी है कि सारे लोग जो है, वो तो कुछ मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, या उनका जो कॉज़ ऑफ इश्यू है, तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है या ऑर्गनाइज़ेशन है, जो कंट्रीब्यूट करती है सोशल वेलफेयर के लिए, तो ये सारी मूवमेंट चलाती है। सम पीपल फोकस ऑन पर्टिकुलर इश्यू एंड ट्राई टू प्रेशराइज गवर्नमेंट फॉर इट्स रेज़ोल्यूशन। यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट में प्रेशर क्रिएट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट। द कंटीन्यूअस फॉलो अप टू रिज़ॉल्व द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड मूवमेंट। तो ये जब भी मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी इश्यू है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो भी कंटीन्यूअस फॉलो अप लिया जाता है, तो उसको भी मूवमेंट कह सकते हैं। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट जो है provides enough information to the government about the issue. These information help government while formulating the policies. तो यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई भी अगर मान लीजिए नया रूल्स रेगुलेशन एक्ट या चेंजेस लाने हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या लीडर्स होते हैं पर्टिकुलर मूवमेंट के, तो उनका भी ओपिनियन कंसिडरेशन में लिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी नया पॉलिसी बनने वाला है, तो वो जो लार्जर पब्लिक है, तो लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाए। तो the right to protest is considered an important right in democracy. This right needs to be used patiently and responsibility. अगर हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, तो आर्टिकल 19 में हमें राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ट्राइबल जो मूवमेंट है, तो बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट भी हुए थे अर्लियर। तो ब्रिटिश पीरियड में यानी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, तो उन्होंने ट्राइबल पीपल को उनके जो भी राइट्स है, तो उनसे दूर रखा था। इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर राइट टू लाइवलीहुड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे ट्राइबल्स कम्युनिटी है, उन्होंने मूवमेंट किया था। तो जैसे उस ट्राइबल मूवमेंट को ट्राइबल अपराइजिंग ऐसे कहा गया है। तो जैसे कोलाम जो है, तो कोलाम कम्युनिटी ने छोटा नागपुर में रिवोल्ट किया था। गोंड जो है, तो उन्होंने ओडिशा में रिवोल्ट किया था। कोली, भिल्ल, रामोशी इन्होंने महाराष्ट्र में रिवोल्ट किया था। एंड संथाल एंड मुंडा जो है, तो उन्होंने बिहार रीजन में रिवोल्ट किया था। तो ट्राइबल हैव बीन डिनाइड द राइट ओवर फॉरेस्ट। एग्जैक्टली अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करें, तो बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे, तो दे हैव बीन डिनाइड द राइट ओवर द फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो उनका डिमांड था टू टू हैव अ राइट टू कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड आल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टीवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड। यानी कि वो जो हजारों सालों से फॉरेस्ट लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे थे विदाउट टैक्सेशन, तो वो उनको राइट चाहिए था जो ब्रिटिश ने उनसे छीन लिया था।
तो फार्मर मूवमेंट इन इन इंडिया की बात करें तो बहुत सारे फार्मर मूवमेंट भी हुए हैं। तो फार्मर मूवमेंट जो है वो ब्रिटिश पीरियड में भी हुए हैं एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे फार्मर मूवमेंट हुए हैं। तो ब्रिटिश पीरियड में जो भी मूवमेंट हुए हैं फार्मर के स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी। यानी कि जो भी एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो भी ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट किया था या इम्पोज़ किया था उसके अगेंस्ट में बहुत सारे पीजेंट या फार्मर जो है वो एक साथ आ गए एंड दे हैड अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द फार्मर मूवमेंट में अगर देखा जाए अगर हम इंडिया प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में तो बारडोली, चंपारण्य एंड ये सारे जो हुए थे ये रेवेन्यू कलेक्शन रिलेटेड मूवमेंट हुए थे। एंड ये जो मूवमेंट थे वो इंस्पायर्ड किए थे इट वाज़ बीइंग लेड बाय महात्मा गांधी, जस्टिस रानडे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं कि जिन्होंने इनको लीड किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेनेंसी लॉ हो गया, लॉ रिलेटेड टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड स्लोड डाउन द फार्मर मूवमेंट। यानी कि बहुत सारे उसके बाद ब्रिटिश ने भी लॉज़ लाए जिसकी वजह से क्या है कि जो पीजेंट मूवमेंट है या फार्मर मूवमेंट है, उसको स्लो डाउन करने की कोशिश की गई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है डिड नॉट हेल्प पुअर फार्मर रादर इट हेल्प द रिच फार्मर। तो इंडिया में जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें पुअर फार्मर जो है तो उनका तो कुछ फायदा नहीं हुआ, रादर जो रिच फार्मर थे तो वो और भी ज्यादा रिच हो गए। तो फार्मर रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो एप्रोप्रिएट उनको जो प्रोडक्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट तो उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, या इम्प्लीमेंटेशन की जो स्वामीनाथन कमेटी है तो उसके जो भी रिकमेंडेशन है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे। उनको डेब्ट रिलीफ सही से नहीं मिलता है या डेब्ट कैंसलेशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए उनके जो भी क्रॉप है वो अगर खराब हो गई फॉर सम रीजन, या नेशनल पॉलिसी फॉर जो एग्रीकल्चर है अगर वो उससे उनको अगर फायदा नहीं हो रहा है, तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया। तो ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो फार्मर के इश्यूज़ टेकअप करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शेतकरी संघटना है, भारतीय किसान यूनियन है, ऑल किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा है। ये अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन जो है फार्मर की वो मदद करती है, किसान की मूवमेंट गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। तो लेबर मूवमेंट की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही हम देखेंगे कि लेबर की जो मूवमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो इट इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। और बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा तो उनका मान लीजिए जो लेबर है, अगर लेबर का मान लीजिए सही से एक्सप्लॉइटेशन अगर हो रहा है, यानी कि सही से उनको व्हाटएवर द फैसिलिटी इफ दे आर नॉट गेटिंग तो उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लीडर एक साथ आ गए और उन्होंने ये लेबर मूवमेंट चलाया। तो यूनियन जो है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल वर्कर हो या रेलवे वर्कर हो, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले यूनियन बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, तो उसके अगेंस्ट वो वॉइस रेज़ की थी। जो फर्स्ट वर्कर वर्कर ऑर्गनाइज़ेशन था, वो 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो उस ऑर्गनाइज़ेशन का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इंटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इंटक नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लोबलाइज़ेशन जो है, तो वो लेबर मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा उसने अफ़ेक्ट एंड इफ़ेक्ट किया है। तो लेबर के इश्यूज़ क्या होता है, जैसे उनको मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रॉपर्ली नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाया जाता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, उनके पास अच्छे से सही से सैलरी नहीं मिलता है, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू वर्कर होता है, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, इनसिक्योरिटी एट वर्किंग प्लेस होता है एंड हेल्थ हज़ार्ड होता है, यानी कि प्रॉपर्ली उनका इंश्योरेंस वगैरह नहीं निकाला होता है। तो दीज़ आर द सम ऑफ द इश्यूज़ ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो वुमेन जो मूवमेंट है, तो ये भी बहुत सारी इंडियन मूवमेंट वुमेन जो मूवमेंट है, वो इंडिया में हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इट स्टार्टेड इन प्री इंडिपेंडेंस एरा बाय द प्रोग्रेसिव मेन इन इंडिया। तो यानी कि बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव मेन थे इंडिया के, यानी कि हम लीडर कह सकते हैं, तो बहुत सारे लीडर ने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बहुत सारी मूवमेंट स्टार्टअप की थी। तो मेजरली जो उनका ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पे, एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड उनके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा था या उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, या उनको एक अच्छा रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले और उनका पार्टिसिपेशन एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका सोशल इसमें सोसाइटी में हो, उनको फ्रीडम मिले प्रॉपर्ली एंड वुमेन टू बी ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग। तो पहले क्या था कि बहुत सारी सोसाइटी में ह्यूमन को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत सारे इंडियन लीडर जो है थे, इवन कुछ यूरोपियन भी लीडर्स थे जिन्होंने ये सारी मूवमेंट कैरी करने की कोशिश की। तो जी लीडर्स की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे।
तो ये अलग-अलग जो लीडर थे उन्होंने वुमेन मूवमेंट के लिए बहुत काम किया। इश्यूज़ क्या थे? तो एंडिंग तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इश्यू तो हमने यहाँ देख लिया ऑब्जेक्टिव में। तो यानी कि अदर दैन दिस कुछ सती सिस्टम था, प्रैक्टिस ऑफ सती हो गया, चाइल्ड मैरेजेस हो गया, विडो रीमैरेज हो गया, वुमन एजुकेशन हो गया, राइट टू वोट हो गया, राइट टू इक्वालिटी भी हो गया। तो ये सारे एग्ज़ैक्टली इश्यूज़ थे वुमेन के उस टाइम के। इवन अभी भी इसमें से बहुत सारे इश्यूज़ अभी भी चालू है, जैसे चाइल्ड मैरेजेस हो गया, विडो रीमैरेज हो गया, वुमन एजुकेशन हो गया, राइट टू हो गया, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज हो गया, अभी करंटली अगर प्रॉब्लम देखें तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, तो उन्होंने इक्वल राइट दिए हैं वुमेन को इन सारी फील्ड में, इन एवरी फील्ड। स्टिल वुमेन को जो है, तो उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है इन बहुत सारी फील्ड में या सोसाइटी में उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो एनवायरनमेंट मूवमेंट भी बहुत सारे इंडिया में हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये चिपको मूवमेंट का फोटो है, ये भी चिपको मूवमेंट था एक एकदम। तो एनवायरमेंटल अगर डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए एट नेशनल लेवल एट एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारे मूवमेंट वो दे आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंज़र्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लिए जाते हैं। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ आती है एंड दे ट्राई टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनवायरनमेंट मूवमेंट का? तो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग सोर्सेस ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रीन बेल्ट और इंक्रीजिंग द ग्रीन बेल्ट, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्ज़ैक्टली ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखकर ये मूवमेंट चलाए जाते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड। कंज्यूमर मूवमेंट जो है, तो कंज्यूमर मूवमेंट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो एक्ट है, तो उसके बाद भी अगर हम यहाँ देखेंगे, तो बहुत सारी मूवमेंट चलाई जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में। तो ये दिस मूवमेंट बिलीव दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कंज्यूमर। यानी कि एज पर दिस एक्ट एवरी पर्सन इन द सोसाइटी इज द कंज्यूमर। तो ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम। तो कस्टमर के अलग-अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, वारंटी रिलेटेड हो सकते हैं, गारंटी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी रिलेटेड हो सकते हैं। इश्यूज एडल्ट्रेशन होता है, बहुत टाइम में आपको सही से प्रॉपर्ली प्योर चीज़ नहीं मिलती है, या उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे लगाई जाती है, या फ्रॉड हुआ जाता है वेट में या मेजर्स में। तो उसके लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर बहुत सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ फ्रॉड। तो कंज्यूमर को हमेशा बचाने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट भी चलाए जाते हैं। तो एक केस स्टडी है डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में। तो अगर डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में बात करें, तो ये एग्ज़ैक्टली उन्होंने जोहड़ बनाए हैं बहुत सारे राजस्थान में। तो ये सारे ज जोहड़ के जोहड़ है क्या, एक प्रकार का छोटा कुआँ कह सकते हैं, या एक प्रकार का पॉन्ड कि जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है फॉर द समर सीज़न, जभी भी वाटर नहीं रहेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है, उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया ऐसा भी कहा जाता है। उन्होंने वाटर रिवॉल्यूशन लाया था राजस्थान में। तो उन्होंने बिल्डिंग अ थाउज़ेंड ऑफ जोहड़, तो उन्होंने उनके मूवमेंट द्वारा या ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा वो थाउज़ेंड ऑफ जोहड़ बनाए थे। ये जो जोहड़ का फ़ोटो है राजस्थान में। एंड दे रिवाइव द रिवर्स इन द डेज़र्ट ऑफ राजस्थान। तो जो भी रिवर्स डाई डाई आउट हो गई थी या ड्राइड आउट हो गई थी, तो उनको उन्होंने रिवाइव करने की पूरी कोशिश की है। तो ऑर्गनाइज़ेशन है उनका तरुण भारत संघ, जो जिसने अराउंड 11,000 जोहाड़ बनाए हैं इन 100 विलेजेस। तो मोर देन 100 विलेजेस उन्होंने अराउंड मोर देन 11,000 जोहाड़ बनाए हैं। तो ही स्टार्टेड कैंपेन और वाटर कंजर्वेशन। तो उन्होंने वाटर कैंपेन भी स्टार्ट किया है फॉर वाटर कंजर्वेशन। फिर उन्होंने रिवाइव किया है बहुत सारे रिवर को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में भी आल्सो ही वर्क्स फॉर, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में आल्सो ही वर्क्स फॉर। तो ये सोशल मूवमेंट इज़ एक्टिव फॉर लास्ट 31 ईयर्स। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, तो उनका जो ऑर्गनाइज़ेशन या मूवमेंट है, इट इज़ एक्टिव फॉर मोर देन 31 ईयर्स। तो उनको एग्ज़ैक्टली स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है, तो वो भी मिला था। तो ये इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज़ है फॉर द वाटर। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर। तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उनको मिला है प्राइज़ स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अवार्ड। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसके डिटेल्स है।
If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.